देखते हो तो आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाता है। ये अलग बात है कि अभी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्शन आपके अगेंस्ट भी ले सकती है, क्योंकि पायरेटेड कंटेंट को देखना भी एक क्राइम है, दिखाना भी क्राइम है और देखना भी क्राइम है, ये समझ लो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना मतलब खाली बिल्डिंग को प्रॉपर्टी नहीं बोलते, सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, एक मेडिसिन है फॉर एग्जांपल, तो जिस कंपनी को राइट मिलेगा, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, वही कंपनी मेडिसिन बना के बेचेगी ना। आप क्या कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला देख लिए, क्या क्या कंटेंट है समझ गए, अपने ही उसका क्या बना दिया, नकली दवाई। नकली दवाई क्या होता है, नकली एक्चुअल में नहीं होता है, ये नकली होता है। सुनो, नकली दो तरह का होता है, एक क्या क्या इंजेक्शन के बदले में पानी भर के दे दिया, ये तो प्योर नकली है। एक वो कि नहीं, वैसा नहीं है, वो ऐसा ही इंजेक्शन बना डाला, लेकिन मेरे पास राइट नहीं था, तो मार्केट में इंजेक्शन बिकता है 1200 का और हम बेच रहे हैं 100 रुपए में, क्योंकि लागत उतनी नहीं आती है उसकी। तो समझ गया आप? तो क्या ये अलाउड है? आप क्या कर रहे हैं पता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आई होप अभी आपको ये मैटर क्या हो गया होगा। खाली नुकसान पहुंचाना मतलब मारपीट, झगड़ा, पता खाली वही मत सोचो जो आपका लेवल है, थोड़ा उस लेवल से ऊपर उठो। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़े स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टी का नुकसान आप किसी भी तरह से करेंगे तो ये लॉफुल नहीं होगा। आगे बढ़ो, सेकेंड नंबर एग्जांपल देखो। A promises to repay his debt doing normal labor daily for a special period and agrees to pay interest at an exorbitant rate in case of default। सुनो, मजबूरी में आदमी लोन उठाता है, गरीब आदमी बोलता है 10,000 रुपए चाहिए, बहुत मजबूरी है, जैसे घर में माँ बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो गए और बहुत गरीबी है। आप देखेंगे इंडिया में ना आपको ज्यादातर गरीबी ही मिलेगी, जितने भी रिमोट एरियाज में आप जाएंगे। अब 10,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, महीने का वो 1,000 1,500 भी नहीं कमाते। तो लोन देने वाला कौन होता है, साहूकार। और वो क्या कहता है कि तुम अगर ये पैसे नहीं चुका पाए तो वैसे केस में तुमको 2 साल तक मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा बिना सैलरी के। कितने साल तक? इसको स्लेवरी बोलते हैं, इसी को स्लेवरी, गुलामी प्रथा, पुराने जमाने में बहुत पॉपुलर था। बोलो, जमींदार, जहाँ जमींदारी वाला शासन होता था वहाँ यही चलता था, लोग बहुत नाजायज फायदा उठाते थे दूसरों से। अब सुनो यहाँ पर, तो उसको क्या बोला, या तो तुम बहुत एक्सॉर्बिटेंट रेट से इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब 10% पर मंथ, और अगर वो नहीं चुका पाए इंटरेस्ट तो तुमको मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा बिना सैलरी के, गुलामी। तो देखो आगे क्या लिखा है, हियर इज प्रॉमिस टू रिपे बाय मैनुअल लेबर इज कंसीडरेशन फॉर द लोन एंड दिस कंसीडरेशन इज इलीगल एज इट इंपोजेस व्हाट इज सब्सटेंस अमाउंट टू स्लेवरी ऑन पार्ट ऑफ ए। स्लेवरी मतलब गुलामी। तो इंडिया में अब ये वैलिड या लीगल नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एग्रीमेंट अगर करेंगे भी तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। इन अदर वर्ड, as the consideration involves injury to the person of A, the consideration is illegal here, तो object to is illegal। यहाँ पर object भी क्या है, illegal। क्यों? इसमें आप एक आदमी पर स्लेवरी थोप रहे हैं, गुलामी को थोप रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं होगा, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। छठा पॉइंट, when consideration is immoral। अगला पॉइंट, कंसिडरेशन मोरल नहीं है, मतलब मोरालिटी के लॉ के अगेंस्ट है, मतलब इलीगल नहीं है वो, लेकिन उसको अगर हम सभ्य समाज में रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये मॉरल नहीं है। जैसे देखो आगे, the following are the examples of agreement which where the object or consideration is unlawful। क्यों unlawful है? क्योंकि immoral। जैसे कि a landlord cannot recover rent of a house knowingly lent to prostitute who carries on her vocation there। एक लेडी ने 3 महीने के लिए घर रेंट पर लिया, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, लैंडलॉर्ड को पता था, बोली नहीं है पर पता था कि ये इस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और वो रेंट तब भी उसको रेंट पर दे दिया, तो बाद में वो केस करके उससे रेंट वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पर्पस इमोरल है। समझ लो अभी। तो वो प्रूफ अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि उसको नॉलेज में था, तो वैसे केस में वो लीगली उस पैसे को वसूल नहीं कर सकता। Here being the object being immoral, the agreement to pay rent is void। क्लियर हो रहा है? तो आप सुनो, आपका घर यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक रॉबरी के लिए कुछ लोग रहने आ गए वहां पर, 2 महीने से रह रहे हैं सामने बैंक है,
ठीक है ना, और आपसे रेंट पर ले लिया। अगर आपको कुछ नहीं मालूम, आप इनोसेंट है, आपके पास कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था जिससे आपको पता चलता, वो अलग मैटर है। बट अगर आपको हिंट मिल गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लोग, फिर भी आप उसको अलाउ करते थे, तो वैसे सिचुएशन में अगेन ये वही वाला पॉइंट में आ जाएगा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या हो गया, पर्पस या कंसिडरेशन क्या हो गया, इमोरल, गलत है। तो आपका भी फर्ज बनता था कि इसको रोकना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इसीलिए सुनना, अगर मान लो सपोज कुछ आतंकवादी किसी जगह में रहते हैं कुछ समय तक, तो आपको पता है वहां पर जो लैंडलॉर्ड होता है ना, जो जगह को अवेलेबल कराता है, उसको भी पकड़ के उठा के ले जाती है पुलिस, और उसको उसकी भी खूब पिटाई होती है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट तो वो यही समझेंगे कि ये भी उसके साथ मिला हुआ। फिर वो तो अलग बात है कि वो सब फिर आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में पढ़िए कि पता लगाइए कौन जिम्मेदार है, नहीं, वो तो बात की बात है। एक बार तो आप क्या होंगे, अब सुनो पहले समझो, अभी इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समझो। हाँ, मान लो सपोज 4 दोस्त बैठे हैं और 3 जो है ना दारू पीने वाले, कहाँ कहीं भी पी लेते हैं, रोड में बैठकर, साइड में, मतलब पैसा तो होता नहीं है ज्यादा कि वो स्टैंडर्ड जगह में जाकर जहाँ अलाउड है वहां दारू पिएंगे, दुकान से खरीदा, कहीं भी कोने में गए, पार्क में जाकर के मतलब ग्लास में डाला, प्लास्टिक के ग्लास में, ठीक है, पी रहे, 3 पी रहा है, 1 नहीं पीता, उसको नहीं, दारू नहीं पीता, लेकिन साथ में बैठा। अब बोलो क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी अगर तो छोड़ देगी उसको ऐसे, एक बार तो पीटेगी उसको भी पकड़ के, फिर बाद में वो प्रूव करेगा अपने आप को कि देखिए मैं नहीं पी रहा, तो फिर वो बाद में पुलिस को रियलाइज होगा, तो बोले ठीक है चलो 5,000 निकालो और जाओ, तब भी पुलिस फ्री में नहीं जानती। क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, उसने गलत नहीं किया, बट इमोरल तो था वो, उसको पता था कि पार्क में दारू पीना अलाउड नहीं, इमोरल एक्टिविटी है। तो अगर वो खुद नहीं भी कर रहा है तो उसको उन एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? अभी आगे बढ़ते हैं। Where P has advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce. सुनो, यहाँ पर लेडी है कल्प्रिट, सुन लो पहले। उसने डी एक लेडी है यहाँ पर जिसने पी को फंसाया और क्या बोला, मेरे को डिवोर्स दिलवाने के लिए तुम पैसे की हेल्प करो, मदद करो, जैसे डिवोर्स मिलेगा मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लालच दिया उसको। क्लियर है? डिवोर्स करने के लिए मेरे को पैसे दो, डिवोर्स लेने के लिए, मतलब मैं डिवोर्स दूंगी, केस लड़ूंगी, खर्चा होगा, सब कुछ तुम मेरे को रिम्बर्स करो, और जब डिवोर्स हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूंगी। एग्रीमेंट कर दिया। तो बाद में क्या हुआ, इट वाज हेल्ड दैट पी वाज नॉट इंटाइटल्ड टू रिकवर। शादी किया क्या? नहीं किया, वो तो इंटेंशन था नहीं। तो डिवोर्स होने के बाद भी पी से शादी नहीं की उसने। पी ने केस कर दिया कि मैंने इसको मदद की थी, पैसे दिए थे और बदले में शादी नहीं कर रही। तो वैसे केस में कोर्ट ने कहा कि ये पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते, सिंस द एग्रीमेंट हैड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द डिवोर्स ऑफ डी फ्रॉम हर हस्बैंड एंड टू द प्रॉमिस ऑफ मैरिज गिवन अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस वाज अगेंस्ट गुड मोरल। ये गुड मोरल के अगेंस्ट। समझ में आ रहा है? कुछ शादी तोड़वाने के लिए आप किसी को क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, और बदले में आपको शादी करना उस लेडी से, ये इमोरल। आप बिना किसी फायदे के मदद कर रहे हैं, बिना किसी बेनिफिट के आप मदद कर रहे हैं। वो समझ में आता है कि सामने वाला का हस्बैंड बहुत खराब है, उसको रोज पीटता है, उसको डिवोर्स मिलेगा तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, तो ठीक है आप मदद कर दिए, और ये बोल दिए कि जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब लौटा देना। ये पहला केस है, सुन लो अभी। क्या ये कुछ गलत है यहाँ पर? नहीं। दूसरा केस क्या है, मैं तुमको 1 लाख अभी दे रहा हूँ, हस्बैंड से डिवोर्स मिलेगा, तुमको बहुत पैसा मिलने वाला है, तो जितना मिलेगा आपका 10% मेरा। बोलो मॉरल है कि इमोरल? इमोरल है, अलाउड नहीं है, आप इसको वसूल नहीं कर पाए। तो आपको पता है टेक्निकली इसको क्या कहा जाता है? अगर आप किसी की मदद करते हो उसको मेंटेनेंस का एग्रीमेंट कहा जाता है, और जब आप किसी से एंटी एडवांटेज लेना चाहते हो तो उसको चैम्पैरिटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चैम्पर्टी, CHAMPERTY भाई आगे है। तो ये चैम्पर्टी अलाउड नहीं है एज पर लॉ। क्लियर हो रहा है पॉइंट? वापस आओ। When consideration is opposed to public policy, an agreement which is injurious to the public or is against the interest of society is said to be opposed to public policy. Public policy is not capable of exact definition
इसको हम एक्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सुनो, टाइम टू टाइम इससे क्योंकि ये सोसाइटी के लेवल के साथ साथ बदलता है पब्लिक पॉलिसी। बोलो, एक वक्त था, मैं बता रहा हूँ आपको, एक वक्त था जब हम लोग, उस समय कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होता था। कम्युनिकेट करना क्या होता था? मुश्किल होता था। और बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1990 के पहले का जमाना अलग था, 1990 के बाद का दौर कुछ और था। और ये दौर पूरी तरह से बदल गया सोशल मीडिया आने के बाद, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। कम्युनिकेशन का पूरा तरीका क्या हो गया? बदल गया। तो पुराने जमाने में कम्युनिकेशन बहुत ही मुश्किल था। एक लड़का एक लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन जब वो उससे कम्युनिकेट करना चाहता था तो उसको कम्युनिकेशन में लग जाते थे कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना। कैसे? डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकते, और वैसे सिचुएशन में उसको इंफॉर्मेशन देंगे, कबूतर जा जा जा। कबूतर का मन जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बोलो, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि कबूतर आपके हिसाब से जाएगा? बोलो, समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? अब कबूतर को जाना था कहीं और, चला गया कहीं और। हो सकता है ना? उसके बाद ध्यान से समझो, अभी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की बात हो रही है। अगर सपोज गलती से लड़की के पिताजी के हाथ में चला गया वो लेटर, अब सुनना, लड़की को पता है नहीं, क्या उसने कभी लड़के से बात की? नहीं, फिर भी हाथ पांव किसका टूटेगा? लड़का का नहीं टूटेगा, लड़की का टूटेगा। लड़का कहाँ है? पापा फादर को पता ही नहीं। तो उनको क्या लगेगा? कहीं ना कहीं उस लड़की की गलती है। समझ में आ रहा है? ये मतलब उस समय का परसेप्शन था, और आज का जमाना क्या है? बहुत अलग। क्लियर हो रहा है? तो जैसे हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी की, तो पब्लिक पॉलिसी उस समाज के लेवल पर डिपेंड करेगा। अभी हम लोग उतना माइंड नहीं करते, जैसे मैं अपने मदर फादर के साथ जो मूवीज नहीं देख सकता था कभी भी, लेकिन अपने बच्चों के साथ मैं देख पाता हूँ। समझना अभी लेवल में क्या आ गया? क्योंकि मुझे पता है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, और हम शायद उनसे ज्यादा फ्रैंक हैं। हमारी सोसाइटी, जब हम नए जमाने के लोग हैं, तो हमने उस चीजों को नॉर्मल माना, तो हम देख पाएंगे। तो पब्लिक पॉलिसी बदला कि नहीं बदला? तो ये समय के साथ बदलता रहता है। इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसके अनुसार हम इसको डिफाइन कभी भी नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये कस्टम पर, ट्रेडिशन पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ओके, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 में इसको और जस्टिफाई किया गया। क्या? व्हाट व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, इसको और डिफाइन किया गया क्वेश्चन नंबर 18 में, अगले सवाल में। तो रुक जाओ एक मिनट, अभी पहले मेरा एक सवाल कंप्लीट हो गया। पहला, लायबिलिटी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले, व्हेन कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, के द्वारा मना ही किया गया, फिर भी वो काम करोगे, गलत है। सेकेंड, लॉ ने मना किया, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं? लॉ के इंटेंशन को डिफीट करना चाह रहे हैं, तो वो भी क्या है? गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड ही हो रहा है। चौथा, इंजुरी होगा पर्सन या प्रॉपर्टी। पांचवा, इमोरल। छठा, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। बोलो, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, तो व्हाट इज अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी? देखो, पहला, ट्रेडिंग विद एनिमी, दुश्मन के साथ बिजनेस करोगे चलेगा? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर, आपके जिस घर में आप रहते हैं, वो आपके फैमिली में और एक और फैमिली में दुश्मनी है बचपन से, तो आप चाहेंगे कि उसके फैमिली मेंबर के साथ आप बिजनेस करें। घर वाले इसको वेलकम करेंगे, आपको माला पहनाएंगे फूलों की, बोलो, तो लात मार के आपको भगाएंगे, बोलेंगे रहना है घर में तो हमारे हिसाब से रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो क्लियर हो रहा है? वैसे अगर कोई इनेमी कंट्री है और उसके लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो सोचो, क्या चाइना हमारा दोस्त है?
नहीं है, सब जानते हैं नहीं है। हम लोग हार चुके हैं चाइना से एक लड़ाई, बोलो। चाइना ऑब्वियसली हमसे पावरफुल है, एकदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है इस वक्त, अभी एज ऑन टुडे की बात करें तो वैसे केस में लॉजिकली क्या हमें चाइना से बिजनेस करना चाहिए? नहीं। कर रहे हैं कि नहीं? हाँ। क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है, मजबूरी है। होना क्या चाहिए? इस मजबूरी को दूर करना चाहिए धीरे धीरे। हमें उस लेवल पे आ जाना चाहिए जहां पर हमारी मजबूरी ना हो। पर क्या ये एक दिन में हो सकता है? इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, होगा, धीरे धीरे होगा। आई एम होपफुल कि धीरे धीरे हमारा जो लेवल है इम्प्रूव करेगा। जितने हम उस लेवल पे आ जाएंगे कि हम कम से कम जो हमारे दुश्मन है उनके साथ हम बिजनेस ना करें। ये गलत है, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो समझते हैं पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? तो देखो, एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग allegiance to a government at war with India without the license of government of India is void। तो अगर वॉर चल रहा है और आपने लाइसेंस भी नहीं रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आप उसके साथ कोई भी बिजनेस टर्म्स रखोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, क्या होगा? void। Here the agreement to trade offends against the public policy by tending to prejudice the interest of the state in the time of war। वॉर के समय पर आप यहाँ पर अपने गवर्नमेंट को धोखा दोगे अगर आप ऐसा करोगे तो। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए प्राइस देना, बचने के लिए अगेंस्ट क्या है? पब्लिक पॉलिसी। अगेंस्ट लॉ मत बोलो, अगेंस्ट इमोरल हो गया ना एक तरह से ये भी। मतलब आप अपनी सजा कम कराने के लिए घूस दे रहे हो सामने वाले को, आप कोई नौकरी पाने के लिए घूस दे रहे हो, ये सब क्या है? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। मतलब आप किसी का हक मार रहे हैं। अगर आपने सजा से बचने के लिए घूस दिया है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ था आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। बोलो, अगर आप पैसे देकर नौकरी खरीद रहे हो, मतलब कोई आप एलिजिबल पर्सन की नौकरी छीन रहे हो एक तरह से, तो ये अगेंस्ट क्या है? पब्लिक पॉलिसी। अगला पॉइंट, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन व्हिच अ पर्सन प्रॉमिसेस टू मेंटेन यू इन व्हिच ही हैज नो इंटरेस्ट। आपका कोई इंटरेस्ट था क्या? नहीं। अगर उसकी शादी आप तोड़ने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम क्या उससे डिवोर्स लो, और बदले में आपका इंटेंशन है कि मैं शादी करूंगा, तो फिर इसका मतलब ये विदाउट इंटरेस्ट नहीं है और ये मेंटेनेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर है? देखो आगे, चैम्पर्टी is an agreement in which a person agrees to assist another in litigation in exchange of a promise to hand over a portion of the proceeds of the action। सुनो क्या बोलते हैं, तुम केस लड़ो और तुम केस जीतोगे ना, तो जितना तुमको फायदा होगा उसका 10-20% मेरे को दे देना। और उसके पास पैसे नहीं थे केस लड़ने के लिए, तो मजबूर है वो, तो वो आपसे सौदा करता, आप एग्रीमेंट कर लेना, बोलता ठीक है। तो ये चैम्पर्टी में आएगा। चैम्पर्टी अलाउड नहीं है। अगर केस जीत गया वो, और जीतने के बाद अगर उसने आपको हिस्सा नहीं दिया, तो आप लीगली केस करके उससे अपना हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि अलाउड नहीं था। आगे एग्जाम्पल, P filed a suit against you for recovery of a claim of 1 lakh. X promises to advance ₹20,000 to P for the cost of the litigation, and P promises to give to X 40,000 if he successful in his suit। मतलब 20,000 की मदद की और बाद में बोला जीत गए जाएंगे तो कितना लौटाएगा? 40,000। तो ये मदद नहीं है, चैम्पर्टी है। This is an agreement by way of chapterty had P been liable to return to X only the amount taken by him, then it would be a mere maintenance agreement। अगर यहाँ पर बल्कि ये बोला जाता कि नहीं 20,000 मैं दे रहा हूँ, तुम जीत जाओगे, मेरा पैसा लौटा देना, तो ये मदद है, ये मेंटेनेंस है, ये अलाउड है। मैं केस करके मेंटेनेंस का पैसा ले सकता हूँ। अगर वो केस जीत गया फिर भी मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है, तो मैं केस करके वसूल कर सकता हूँ, पर मैं 20 का 40,000 वसूल नहीं कर सकता। इन इंडिया an agreement to finance litigation in return of a portion of result of litigation is valid provided the litigation was instituted with a bona fide motive and the term are not unfair or unjust to the held person। हाँ, अगर टर्म bona fide है, unjustifiable नहीं है, मतलब reasonable टर्म्स पे दिया, जैसे 20,000 दिया मैंने और बोला तुम जो 20,000 मैं दे रहा हूँ वो मुझे दे देना और इसका रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे देना। मतलब मेरा पैसा का भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, मैं तुमको दे रहा हूँ, मतलब मैं उसे कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस पे जो रीजनेबल रिटर्न है वो तुम दे देना, वो भी अलाउड है।
इंटेंशन क्या होना चाहिए? बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन। क्या इंटेंशन होना चाहिए? जेन्युइन, तब अलाउड होगा। if however the litigation or is of a gambling character or is against public policy, the agreement is bad. सुनो, एक बंदा है, बोल रहा है कि मैं ये पैसे गैम्बलिंग में लगाऊंगा, तुम मदद करोगे? तो मैं उनको दो शर्त दे रहा हूं। पहला, अगर तुम हार भी गए ना तो मेरा पैसा तुम मुझे लौटाओगे और साथ में इंटरेस्ट पे करो। पहला, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 10%, तब तो मैं दूंगा पैसे। दूसरा, जीत गए तो जो जीतोगे उसका 40% मेरा, 60% तुम्हारा। तो ये भी क्या है? प्रॉपर्टी। ये भी वही है। ये लीगल है क्या? नहीं। आप बाद में इन टर्म्स कंडीशंस के बेसिस पर पैसे वसूल नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? चौथा नंबर पॉइंट, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप किसी भी न्याय को रोकने का काम करेंगे, उसमें इंटरफेयर करने का काम करेंगे कोई भी एग्रीमेंट करके, तो ये क्या होगा? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। एनी एग्रीमेंट whose purpose or effect is to use improper influence of any kind with judges or officers of justice is void. अगला, एग्रीमेंट फॉर मैरिज ब्रोकरेज। अब इसको मैं लिखा रहा हूं, एक लाइन लिख लो, बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? एजेंट विल चार्ज 10% ऑफ डाउरी। एजेंट विल चार्ज 10% ऑफ डाउरी। डाउरी मतलब समझते हैं ना? दहेज। एजेंट विल चार्ज 10% ऑफ डाउरी रिसीव्ड एज ब्रोकरेज। रिसीव्ड एज क्या? ब्रोकरेज इज वॉइड। मतलब क्या पता आपको? एग्रीमेंट फॉर मैरिज ब्रोकरेज, शादी में दलाली। ब्रोकर ने क्या बोला कि मैं आपको, मतलब सामने वाले पार्टी से पूछा कि आपको कैसा घर चाहिए, कितना दहेज चाहिए, तो बोला 50 लाख की पार्टी चाहिए, मतलब ऐसे तय होता है। तो ब्रोकर ने बोला मैं आपको 1 करोड़ की पार्टी दिलाऊंगा, बस 10% मेरा होगा। 1 करोड़ आपको मिलेगा, उसमें कितना मेरा होगा? 10%, और मिलवाएगा वो, तो ये कहलाएगा एग्रीमेंट फॉर मैरिज ब्रोकरेज। अलाउड नहीं है, इमोरल है ना ये, तो समझ गए? अगला एग्जांपल, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। किसी ऑब्लिगेशन को पूरा करवाने के बदले में प्रॉफिट निकालना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। मतलब आपके लिए वो ऑब्लिगेशन है, मैं मदद कर रहा हूं और बदले में मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो ये भी इमोरल है। एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसर टाइटल एंड अपॉइंटमेंट। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको खरीदने का, क्या है? इमोरल। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट, मतलब एक शहर में ये सपोज केवल 2 दुकानदार थे जो पर्टिकुलर माल बेचते थे और दोनों में खूब टफ कंपटीशन चलता था। फिर दोनों मिल गए आपस में, बोला कि क्यों लड़ रहे हैं हम लोग आपस में, मिल जाते हैं ना। उसके बाद तो पब्लिक को सामान हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, तो मेरे यहाँ आएगा, नहीं लेगा तो कहाँ जाएगा? तुम्हारे यहाँ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं और प्राइस को सीधा 40%, 50%, 100% से बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा? माल तेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ बिकेगा तो भी प्रॉफिट अपना है, मेरे यहाँ बिकेगा तो भी अपना, मतलब मिल के करते हैं। अंदर में मिल गए, दुकान दिख रहा है पब्लिक के सामने कितनी? 2। तो ये क्या कहा जाएगा? एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। ओके, ये अलाउड नहीं है। एग्रीमेंट नॉट टू पार्टिसिपेट इन बिड। जैसे एग्रीमेंट किया कि मैं ये बिडिंग कर रहा हूं, तुम मत करना, मैं तुमको बदले में इतना % दूंगा, तो ये अलाउड नहीं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट एग्रीमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर सपोज आप किसी को बोलते हैं
कि मैं अपना लिबर्टी बेचने को तैयार हूँ, लिबर्टी बेचने को। मैं बीच में पढ़ रहा था, कहीं वीडियो देख रहा था, कोई सा दिखा था, कोई पर्सन ने बोला इंटरनेट में बेचा अपना टाइम पूरा, अपना टाइम। मतलब फिर वो क्या करेगा ये पब्लिक तय करेगी, कब सोएगा, कब जागेगा, कब खाएगा, क्या काम करेगा, ये सब पब्लिक तय। पब्लिक कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कहते हैं वो अपनी लाइफ को शेयर्स में कन्वर्ट करके बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मतलब शेयर होल्डर ओपिनियन आएगा कि तुमको सुबह इतने बजे जागना है, तो मेजॉरिटी जो कहेगी उसको करना है। तो ये अलाउड नहीं है। आप देखो ना यहाँ क्या लिखा, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी। समझे अभी? पर्सनल लिबर्टी खत्म करके आप बेनिफिट लेंगे और एग्रीमेंट करेंगे, ये अलाउड नहीं। एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट टू एक्ट अपोज टू देयर ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करना, ये तो बहुत कॉमन है इंडिया में। ड्राइव करना कि आप अपनी ड्यूटी मत करो, सही ढंग से मेरे फेवर में काम करो। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज करने से रोकने का एग्रीमेंट। जैसे ए बी को पैसे देता है, ये पैसे, और बी बदले में प्रॉमिस करता है मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ये एग्रीमेंट, ये अगेन पब्लिक पॉलिसी। क्लियर है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। और नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आपको बिजनेस करने से रोकना, रोकने के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है। तो इसको और डिटेल में अभी पढ़ना पड़ेगा आगे। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स अभी आपने पढ़े हैं, ये सारे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं, और इसीलिए जो एग्रीमेंट करेंगे हम सारे के सारे क्या होंगे? पॉइंट। अगर आपको लगता है कि लॉ बहुत आसान है तो कुछ मत करिए, एक चैप्टर एडवांस में पढ़िए, मतलब एक यूनिट, और कोशिश करिए उसका सही इंटरप्रिटेशन। सीए का एग्जाम इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। 100 सवाल बना लेना किसी भी चैप्टर में, ये एग्जाम्पल नहीं है कि आप रिजल्ट आपका पास होगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। उससे भी ज्यादा जरूरी है चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना, उसको समझ करके फिर लर्न करना। खाली रटने से नहीं चलेगा, थ्योरी है, लर्न भी करना पड़ेगा, लेकिन समझने के बाद। ओके, तो अभी हमने कितने 13 पॉइंट पढ़े। एक सवाल था पूरा का पूरा, व्हाट आर द एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब जवाब सुन लो पहले मेरा, क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट है? मतलब ये 13 एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, बस यही अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा? हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले हम पढ़े थे पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बोलो, आ गया समझ में? आज थोड़ी किया है। सर उसका वो इफेक्ट क्या पड़ेगा? किस पर इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के मरने से कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोरल जो है ना थोड़ा डाउन होता है। उनकी पार्टी, जापान के प्राइम मिनिस्टर की पार्टी जीत गई है, मतलब इलेक्शन हुए होंगे, तो रिजल्ट आने से पहले ही उनको मार दिया गया, और रिजल्ट में उन्हीं को जिताया गया, मतलब उनकी पार्टी को जिताया गया। तो अब उनकी पार्टी से कोई दूसरा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। जापान एक पढ़े लिखे लोगों का देश है, और वहां पर ऐसा नहीं होता है कि जैसे इंडिया होता ना अभी अगर, तो वैसे केस में लाखों लोग सड़क पर उतरते और सबकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते, दंगा फसाद करते, मारपीट करते। ये इंडिया में होता, मतलब समझो पहले मारा है किसी एक ने, और फिर उसकी सजा किसको देंगे? इनोसेंट लोग, मतलब जिनका कोई रोल नहीं है। नहीं समझे? अगर आप सड़क पे उतर के किसी की प्रॉपर्टी जलाओगे तो किसकी जलाओगे?